Hello, good evening, everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C. हमने इसमें पॉलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एंड इन येस्टरडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इन दैट प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एंड दिस होल सीरीज इज अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। और हमने इस चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है पीसीएस नॉमिनेशन रजिस्टर A2 एंड C करके, और उसमें हमने पहले साइंस के लेक्चर्स लिए थे और वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और फिर हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी एंड हमारे 8-10 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिटी के, 7-8 और रहते हैं। इसमें हम पहले करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव अच्छे से, देन वी विल कवर द टॉपिक ऑफ लोकल बॉडीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर हमारा पॉलिटी का टॉपिक खत्म हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो अमेंडमेंट्स हैं आपकी की अमेंडमेंट्स, वो हमने बीच बीच में पढ़ रहे हैं। जब हमने संविधान की अमेंडमेंट की बात की थी वहाँ भी हमने देखी थी अमेंडमेंट्स, हमने डीपीएसपीस किए वहाँ भी अमेंडमेंट्स थी। तो देर आर डिफरेंट वेज जिसमें हमने अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में देखी हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो हम ये कर रहे हैं, ट्राई करें कि जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं इसके पॉइंट्स जॉट डाउन करते रहें ताकि बाद में लेक्चर्स देखने की जरूरत ना पड़े। नाउ लेट्स स्टार्ट विद today's topic, that is president. In yesterday's class we discussed about the topic of how the president is elected in India. तो हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या वो कहानी है। इन yesterday's class I told you कि जो president होता है, because president is a head of state and prime minister is a head of government, तो जो president head of state है, because India is republic, it simply means that कि जो सारे ऑफिसेज हैं इंडिया में, पब्लिक ऑफिसेज, वो लोगों के लिए खुले हैं, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। एंड द हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन ही होते हैं, पर वो इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, बात अलग है, पर होते तो इलेक्शन ही है। अब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? आई टोल्ड यू इन दैट इनडायरेक्ट इलेक्शन जो आपने एमपीज चुन के भेजे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे वो राज्यसभा में हो, इन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में हैं जो वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो हमारे एमएलएज होते हैं ये भी होते हैं, बट ये दोनों कौन से होते हैं? इलेक्टेड वन, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड वन मोर थिंग, जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन से मेथड से होते हैं? proportional representation by single transferable vote, PRSTV, proportional representation by single transferable vote, ये हमें पता होना चाहिए। proportional representation by single transferable vote क्या मतलब होता है proportional representation का? कि एक तो स्टेट और सेंटर का प्रोपोर्शन सेम होता है, और दूसरा स्टेट को पॉपुलेशन के बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मतलब अगर यूपी है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, देन यूपी का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो से होता है वो ज्यादा होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन। दो मतलब है इसके। और ये क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमने कल आपको बता दिया था, मैंने जस्ट एक बार रिवाइज करवा दिया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसको ऐसे समझ लें कि हम इस इलेक्शन में प्रेफरेंसेस देते हैं, जितने बंदे खड़े होते हैं, फिर जिसको हमें होता है कि बस वो मेजॉरिटी मिल जाए। अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली होती है उसके बैलेट पेपर को काट के उसके बैलेट पेपर में जो सेकंड प्रेफरेंस होती है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप यहां तक क्लियर होगा, हमने कल पढ़ा भी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक दैट इज टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है, तो कितने साल दी गई है प्रेसिडेंट की टर्म? तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, 5 ईयर। एंड लेट्स सपोज वो 5 साल से पहले उसका ऑफिस क्या हो जाए? वेकेंट हो जाए। लेट्स सपोज फॉर सम रीजंस 5 ईयर्स से पहले उसका ऑफिस क्या हो जाए? वेकेंट हो जाए। तो क्या प्रोविजन है? तो ऑफिस कैसे वेकेंट होता है? कायदे से, या तो इंसान की क्या हो जाए? डेथ हो जाए,
या रेजिग्नेशन या रिमूवल। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो मान लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वेकेंट हो गया है। अब उसकी वैकेंसी जब आ जाएगी तो उसका काम कौन करेगा? तो उसका काम करने के लिए हमने क्या बनाया है? एक पोस्ट बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो एक पोस्ट है कॉल्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो भी ऑफिस वेकेंट हो तो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी वेकेंट हो तो आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो तो आता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो भी वेकेंट हो तो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी वेकेंट हो तो आता है सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी सीनियर मोस्ट जज। अब ना एक चीज समझें, सारे के सारे काम कौन करता है इंडिया लेवल पे? मतलब इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे काम पे किसका साइन होता है? प्रेसिडेंट का। भाई प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ स्टेट, पीएम इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब जो भी काम होता है वो इंडिया में उस पे किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के। तो जो भी इंडिया में काम हो रहा होगा उस पे प्रेसिडेंट के साइन होंगे। इसका मतलब क्या है? देयर शैल ऑलवेज बी प्रेसिडेंट, देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सेंटर का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज सारे काम उसके नाम पे होते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रेसिडेंट इंडिया में क्या है? डमी है, नॉमिनल है, रबर स्टैंप है। तो सारे काम वो किसके कहने पे करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करता है। इसका मतलब क्या है? देयर शेल ऑलवेज बी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या है? देयर शेल ऑलवेज बी, देयर शेल ऑलवेज बी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमेशा होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के बिना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, या फॉर दैट मैटर इफ प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस, एंड इफ प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस, then who will perform the function? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक कौन है उसके बिना? अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब ना अगर वैकेंसी आ गई है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड, ये लिखा हुआ है संविधान में। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड। इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो प्रेसिडेंट के कितना टेन्योर है। अगर इसको 5 साल से पहले रिमूव करना हो, देन हाउ द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। ये तो हमने देखा, वो खुद ऑफिस खाली कर दे, या डेथ हो जाए, चाहे रिमूव कर दे, चाहे रेजिग्नेशन। तो आंसर आता है कि रिमूवल कैसे करना है इसका। कोई वैकेंसी 3 तरीके से हो सकती है, डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन। एंड रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट? हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट देता है रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंट को। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि रिमूवल कैसे होता है प्रेसिडेंट का, और वो कहां कौन से आर्टिकल में लिखा है। लेट्स सी दैट। लिखें, हेडिंग बनाए, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कि कैसे होता है प्रेसिडेंट का रिमूवल। कहां लिखा है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। इनफैक्ट हमने वर्ड रिमूवल नहीं यूज किया। कौन सा वर्ड किया इनके लिए यूज? हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर संविधान में किसको इम्पीचमेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बाकियों का रिमूवल होता है। काम वही है,
शब्द अलग है बस। क्या होता है और कौन रिमूव करता है? अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किन्होंने किया था? लोगों ने। तो इनको रिमूव भी कौन करेगा? लोग ही करेंगे। अब हमने इसके लिए प्रोसेस क्या बनाया है? एक तो हमने बनाया है कौन से ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा इसको। द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, दैट ग्राउंड इज बेसिकली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड पे इसको वायलेट किया जा, इसको रिमूव किया जा सकता है, इसको इम्पीच किया जा सकता है। क्या ये वर्ड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है संविधान में? आंसर इज नो। दिस वर्ड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा ये खुद देखेंगे जो इसको रिमूव करेंगे। इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? पार्लियामेंट का रोल है इसके रिमूवल में। पार्लियामेंट करती है प्रेसिडेंट को रिमूव। पार्लियामेंट माने लोकसभा, माने राज्यसभा। तो पार्लियामेंट मतलब दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट के जब रिमूवल की बात आती है, देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इनिशिएटिंग द प्रोसेस इन एनी ऑफ द हाउस। इन एनी ऑफ द हाउस मतलब इसके रिमूवल का प्रोसेस किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं किसी में भी स्टार्ट हो गया, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। When this will go in a first house, then in this house 1/4 members of that house will start the process by saying that कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो 1/4 members will start the process. 1/4 members will start the process of removal of president. ये 1/4 लोग उस हाउस के, अगर लोकसभा है तो कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 543। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245। इनके 1/4 डिपेंडिंग अपॉन कौन से हाउस में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इनका रिमूवल स्टार्ट प्रोसेस बिगिन हो जाता है। लेट्स सपोज किसी भी एक हाउस में आया, वहां के 1/4 लोगों ने बोल दिया कि हाँ हमें इसे रिमूव करना है, तो रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। देन दिस हाउस पासेस अ रेजोल्यूशन by a majority called as special majority। और वो कौन से वाली स्पेशल मेजॉरिटी है? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। सबसे मुश्किल वाली स्पेशल मेजॉरिटी है वो क्या है? नॉट लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2/3 members of the total strength of the house। 2/3 of the total strength of the house, not present and voting। तो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543, देन उसका 2/3 या उससे ज्यादा। तो काट के देखें, 181 कितना आया? दैट इज 362 या उससे ज्यादा बंदे बोलें लोकसभा के तो रिमूव होगा। अगर लेट्स सपोज लोकसभा ने ये रेजोल्यूशन पास कर दी, फिर कहां जाएगा? दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस में वी गिव देम 14 डेज नोटिस, और उस टाइम हम प्रेसिडेंट को टाइम देते हैं अपना पक्ष रखने का। अपीयर एंड स्पीक बिफोर द हाउस। अपीयर एंड स्पीक बिफोर द हाउस, ये देते हैं इसको मौका कि वो बोल ले भाई, तू अपीयर एंड स्पीक बिफोर द हाउस। अब ये अपीयर एंड स्पीक बिफोर द हाउस तो ठीक है, उसके बाद क्या होती है? सेम मेजॉरिटी से पास होता है काम। अगर ये हाउस भी पास कर दे तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। ये हाउस काम करता है एज अ इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट करता है और प्रेसिडेंट से पूछता है अपना पक्ष रखना है तो रखने। तो दिस सेकंड हाउस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ये भी पास कर दे सेम मेजॉरिटी से, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड ऑन द डे द सेकंड हाउस पासेस अ रेजोल्यूशन बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। काम खत्म हो जाता है। ये होता है प्रेसिडेंट का रिमूवल। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इन्वॉल्व थे, बंद इन द रिमूवल प्रोसेस बोथ हाउसेस के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स both participate in the process of removal of president। that is the important thing। ये आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रिमूव कैसे होता है, और प्रेसिडेंट की पूरी कथा आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अब आती हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पावर्स पढ़ लो तो काम आधा खत्म हो जाएगा।
मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, हमने संविधान में इसको कोई पावर नहीं दी है। तो जब मैं इनकी पावर्स पढ़ा रहा हूं प्रेसिडेंट की, इन रियलिटी देयर इज नो सच पावर दैट द प्रेसिडेंट एंजॉयज हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। यहां सारे काम प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे। देयर इज नो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैन आई कॉल इट एज कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सारी कौन सी डिस्क्रिशन हैं? सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अभी बताते हैं। मतलब इसका यह है कि प्रेसिडेंट को संविधान ने कोई पावर नहीं दी है। संविधान के किसी आर्टिकल में प्रेसिडेंट को पावर दी ही नहीं गई है। वो सारे काम किसके कहने पे करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है। बस कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं जब देश चलता है, उसमें प्रेसिडेंट के पास क्या आ जाती हैं? डिस्क्रिशनरी पावर्स, एंड दैट these discretionary powers are called as situational discretionary powers। आया समझ में यहां तक? पर जब हम अभी पावर्स पढ़ रहे हैं, ये सारी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है। मैं आपको लास्ट में ये सिचुएशनल डिस्क्रिशंस लिखवा दूंगा जो उसकी खुद की पावर्स हैं, पर उसके पास अपनी कोई भी संवैधानिक डिस्क्रिशन नहीं है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई काम है जो प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वर्क। इसमें सबसे पहली चीज आती है जुडिशियल पावर्स। लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल पावर्स। ऐसे ही लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ऐसे ही मिलिट्री पावर्स हैं, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये सारी पावर्स हम पढ़ लेंगे। पहली आती है जुडिशियल पावर्स। इसको ऐसे समझ लें भाई, हमने अपने संविधान में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यही किया है ना हमने अपने संविधान में। हमने अपने संविधान में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। द पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये हमने सेपरेट कर दी है। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर ने उनको इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। इनका काम है लॉ बनाना। इनका काम है देखना कि जो ये काम कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, क्या ये सही है, संवैधानिक है या नहीं है। जब हम जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं, एक चीज समझ लें, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब बात करते हैं, इसका मतलब है हमने उनके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया है। मतलब उन सभी ऑर्गन्स का एक दायरा है, इन्हीं सभी ऑर्गन्स का एक दायरा है। दीज दायरा या दीज जो भी लिमिट्स हैं ऑफ फंक्शंस हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ऑर्गन्स हैं ये कितना काम करेंगे और क्या करेंगे, ये हमने संविधान में डिवाइड कर दिया है। पर इन फंक्शंस के अलावा भी हमने उनको कुछ पावर्स दी हैं जो कि उनका काम है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है तो उसका काम एग्जीक्यूटिव ही होना चाहिए ना। तो वो जुडिशियल काम क्यों कर रहा है? बिकॉज वो उसका फंक्शन नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पावर दी है, एंड दैट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। समझ में आया? तो अगर हम बोलें कि संविधान में हर ऑर्गन्स के फंक्शंस फिक्स हैं, तो सभी ऑर्गन्स को उन फंक्शंस को फुलफिल करना चाहिए। पर अगर वो फंक्शंस को फुलफिल करने के अलावा भी कुछ कर रहे हैं तो वो उनके फंक्शंस नहीं है, वो उनकी पावर्स हैं। दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
हमने प्रेसिडेंट को जुडिशियल पावर्स दी हैं एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड एज पार्डनिंग पावर्स, मर्सी देने वाली पावर्स, मर्सी पिटीशन, पार्डनिंग पावर्स, दया कर दे प्रेसिडेंट किस पे। अब पार्डन करना ना करना ये काम किसका है? ये सारा काम क्या, पनिशमेंट देने का? जुडिशरी का है। तो ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं, दीज आर नॉट द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पार्डनिंग पावर्स हैं जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए दी गई हैं। अब पढ़ते हैं क्या है ये पार्डनिंग पावर्स। हमने संविधान में एक आर्टिकल रखा है, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which gives pardoning powers to the president. And similar to that, there is one more article, that is Article 161, which gives the similar pardoning powers to the governor. हम पहले प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि दोनों की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है, बिकॉज गवर्नर बिल्कुल सेम है लाइक अ प्रेसिडेंट। तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज वेल। अब आती है कौन कौन सी पावर्स हैं। तो पहली है पार्डनिंग पावर में, वी कॉल इट एज पार्डन। पार्डनिंग पावर में पहली है पार्डन, दूसरी है कॉम्यूटेशन, तीसरी है रिमिशन, चौथी है रिस्पाइट, पांचवी है रिप्राइव। There are 5 types of pardoning powers. पहली है pardon, दूसरी commutation, remission, third then respite and reprieve. अब ये जो पांचों पावर्स हैं जो दी गई हैं संविधान में, पार्डन, कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव, इनका मतलब क्या है ये समझते हैं। पार्डन का मतलब है, पहले ये समझ लें, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं सिंपल सी, जब किसी को पनिशमेंट मिलती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है, वन थिंग इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ पनिशमेंट, कि कैसी टाइप की पनिशमेंट मिली है। सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज टर्म ऑफ पनिशमेंट, कितनी देर की पनिशमेंट मिली है। जब हम ये 5 टाइप की पार्डनिंग पावर की बात कर रहे हैं, then in these 5 type of pardoning powers ये चीजें इंपैक्ट होती हैं, टाइप ऑफ पनिशमेंट या टर्म ऑफ पनिशमेंट। लेट्स सपोज आपने किसी को पार्डन किया। पार्डन का मतलब क्या है, जब आप उसकी पनिशमेंट को बिल्कुल खत्म कर दो और टर्म को भी बिल्कुल खत्म कर दो तो उसे बोलते हैं पार्डन। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को डेथ पेनल्टी मिली थी, मतलब फांसी की सजा, अगर आपने उसको पार्डन किया तो आप उसको, उसके डेथ पेनल्टी को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। और पनिशमेंट तो टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या है, वो तो है ही नहीं है ना। डेथ पेनल्टी में तो फिर एक बार लग गई फांसी तो लग गई, मतलब आपने उसकी टाइप ऑफ पनिशमेंट भी खत्म कर दी और टर्म ऑफ पनिशमेंट भी खत्म कर दी। आपने बोला तेरे को डेथ पेनल्टी थी, खत्म, तू आज से के बाद क्या है, फ्री इंसान है। या आप ऐसे बोल लें, एक पनिशमेंट मिली किसी बंदे को, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ रिगरस इंप्रिजनमेंट। सॉरी, रिगरस imprisonment. रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितने साल की मिली, 14 ईयर्स की। एक सेकंड दें, हमें आंख में कुछ हो गया है। तो मान लो उसको मिली रिगरस इम्प्रिजनमेंट 14 साल की। अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो मिली उसको 14 साल की, अगर आपने उसको बोला कि तेरे को ना तो 14 साल जेल में रहना है, ना ये पनिशमेंट तेरे को मिलेगी,
मैंने उसकी टाइप ऑफ पनिशमेंट भी हटा दी, उसकी टर्म ऑफ पनिशमेंट भी हटा दी, तो मैंने क्या कर दिया, उस इंसान को बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ये क्या है, पार्डन है। ये क्या है, पार्डन है। अब ये रिगरस इंप्रिजनमेंट जो है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं किसमें, सिंपल इंप्रिजनमेंट में, रिगरस इंप्रिजनमेंट को मैंने सिंपल में चेंज कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिंपल इंप्रिजनमेंट 14 साल की दे दी, पहले क्या थी, रिगरस इंप्रिजनमेंट। मैंने क्या चेंज किया, टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज की है। ये मैंने क्या कर दिया है, कम कर दी है। इसको चेंज नहीं किया है, इसको चेंज नहीं किया है। तो इन केस ऑफ पार्डन मैंने सब कुछ ही खत्म कर दिया था। क्रॉस का मतलब क्या है, ऊपर सब कुछ खत्म कर दिया। कॉम्यूटेशन में मैंने पनिशमेंट की टाइप कम कर दी, रिगरस से सिंपल ले आया। रिगरस में क्या होता है, आपको रिगरस काम करवाए जाएंगे, सिंपल में होता है आपसे इतने मुश्किल काम नहीं करवाए जाएंगे। तो सिंपल इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, रिगरस टू सिंपल। तो टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज हो गई। किसको चेंज नहीं किया हमने, टाइप, टर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं की। 14 साल की है, पहले भी 14 साल की थी, बस अब क्या चेंज कर दी हमने, टाइप ऑफ पनिशमेंट, नॉट टर्म ऑफ पनिशमेंट। इन रिमिशन क्या होता है, टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होती, टर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है। मान लो आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिली थी 14 साल की, मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स। तो क्या मैंने टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज की, आंसर इज नो। क्या मैंने टर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज की, बिल्कुल की। तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है, टर्म ऑफ पनिशमेंट। यहां पे क्या चेंज हो रहा है, टाइप ऑफ पनिशमेंट। ऊपर क्या चेंज हो रहा है, दोनों ही खत्म हो रहे हैं, चेंज थोड़ा, दोनों ही खत्म हो रहे हैं। रिस्पाइट क्या होता है, ये समझ लें। इसमें भी पनिशमेंट की टाइप को चेंज किया जाता है, टर्म को चेंज नहीं किया जाता। पर टाइप को चेंज करने का लॉजिक क्या होता है, दैट देयर मस्ट बी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन या डिसेबिलिटी। इस कंडीशन को देखते हुए जो आपकी सिंपल इंप्रिजनमेंट थी, सॉरी रिगरस इंप्रिजनमेंट थी, उसको हमने सिंपल में चेंज कर दिया। बिकॉज स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपकी टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज की गई फ्रॉम रिगरस टू सिंपल। तो पार्डन में क्या होता है, टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है, इनफैक्ट खत्म हो जाती है, और टर्म ऑफ पनिशमेंट भी खत्म हो जाती है। इन केस ऑफ कॉम्यूटेशन जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है वो थोड़ी इजी हो जाती है फ्रॉम रिगरस टू सिंपल, टर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होती है। In case of remission, there is no impact on type of punishment, but term of punishment will be reduced from, let's suppose, simple imprisonment for 14 years to simple imprisonment for 7 years. Respite means the type of punishment is changed and make a easy one, but on the special conditions, on special circumstances. For example, a pregnancy of women and disability, type is changed but on special grounds. जो हमारी कम्यूटेशन है वहां पे भी टाइप चेंज होती है, बट वहां स्पेशल ग्राउंड्स नहीं होते हैं, वो वैसे चेंज की जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है। इन रिप्राइव देयर इज नथिंग चेंज इन टाइप ऑफ पनिशमेंट और अ टर्म ऑफ पनिशमेंट, बट जस्ट देयर इज अ डिले इन द पनिशमेंट प्रोसेस। किसी को डेथ पेनल्टी मिलनी है तो प्रेसिडेंट ने चेंज कुछ नहीं किया, बस बोला अगले महीने देखते हैं क्या करना है। तो इन केस ऑफ रिप्राइव nothing is changed, but there is only a delay in the punishment process. By this we are ended with the pardoning powers of the president. समझ में आया क्या है पार्डन, क्या है कॉम्यूटेशन, क्या है रिमिशन, क्या है रिस्पाइट और क्या है रिप्राइव। यू हैव टू रिमेंबर दीज 5 टर्म्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। यहां तक क्लियर है, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताएं बस सिंपल सी, कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या फर्क है इन पावर्स को लेके। लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है इन दोनों को लेके। ऐसे समझें, प्रेसिडेंट जो है
वो कौन से लॉज पे करेगा इनका यूज पार्डनिंग पावर का? सेंट्रल लॉज पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लॉज पे पनिशमेंट मिली हैं उन पे करेगा पार्डनिंग पावर का यूज, और उसका इंपैक्ट कहां होगा? पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे। पहला कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉज पे अगर पनिशमेंट मिली है उन्हीं में पार्डनिंग पावर का यूज करेगा, पर उसका इंपैक्ट क्या होगा? पूरे इंडिया पे। व्हेन इट कम्स टू गवर्नर, वो किस पे देता है पार्डनिंग? उस काम पे जो क्राइम स्टेट लॉ के अंदर हुआ है और टेरिटरी ऑफ स्टेट के अंदर हुआ है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में, कि ये है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और वो है गवर्नर की पार्डनिंग पावर। तो जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल लॉ और टेरिटरी ऑफ इंडिया, गवर्नर स्टेट लॉ एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट। अब मुझे एक चीज बताएं बड़ी सिंपल सी, देयर आर टू एक्सेप्शंस, वो समझनी क्या है। एक तो जो भी हमारी मिलिट्री होती है उनके अपने कोर्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिलिट्री कोर्ट, या एक और वर्ड होता है कोर्ट मार्शल। मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल अगर इन ये कोई पनिशमेंट देते हैं तो उनको कौन पार्डन कर सकता है? पार्डनिंग पावर का यूज कर सकता है इनके लिए? ओनली प्रेसिडेंट। तो मिलिट्री कोर्ट के रिगार्डिंग पावर गवर्नर के पास नहीं है, कोर्ट मार्शल के लिए गवर्नर के पास पावर नहीं है। एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जो डेथ पेनल्टी है इसको कौन पार्डन कर सकता है? ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ पेनल्टी। Pardon means not pardoning powers. The one type of pardoning power is called as pardon. तो pardon का मतलब होता है बिल्कुल मुक्त कर देना, फ्री कर देना। तो डेथ सेंटेंस को पार्डन कौन करता है? ओनली प्रेसिडेंट। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, but cannot pardon a death sentence. This is the difference between the pardoning powers of president and governor. यहां तक समझ में आया? ठीक है जी। अब ये उसकी जुडिशियल पावर है। अब जुडिशियल पावर में ये भी आता है कि इंडिया में जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं जजेस को? आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये एक कौन सी पावर हुई है? जुडिशियल पावर, क्योंकि जुडिशरी में इन्वॉल्व है ना प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज को लिख लें, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है, कि लग सकता है आपको, बिकॉज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर हायर जुडिशरीज। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। एक और पावर है, एक ना पावर है जिसके अंदर प्रेसिडेंट अगर कोई भी मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है उस पे लीगल एडवाइस मांगनी हो, तो प्रेसिडेंट कैन आस्क डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ लीगल एडवाइस ऑन दैट मैटर। It is only advice. Supreme Court is not bounded to give that advice, and President is not bounded to take that advice. It is just to take an opinion of the Supreme Court if Supreme Court wants to give that opinion. It is called as advisory jurisdiction of Supreme Court, but this power is with the President to seek the opinion of the Supreme Court. इसे बोल देते हैं advisory jurisdiction of the Supreme Court. मतलब वो है तो जुडिशरी में इन्वॉल्व ही ना। तो दीज आर द जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कौन सी पावर्स? नेक्स्ट पावर इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव पावर। एक सेकंड दे हमें, एक मिनट दे बस, फिर हम पढ़ते हैं कौन सी पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स। एक सेकंड दे हमें।
तो नाउ लेट्स डू द लेजिस्लेटिव पावर्स कि क्या हैं ये लेजिस्लेटिव पावर्स। अब ना देखें, एज पर सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस, तीन ही फंक्शंस होते हैं। हमने ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स को दिए हुए हैं कि तीनों काम करने हैं। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर कि तीनों का काम हमने अलग कर दिया कि एक ही ऑर्गन या एक ही इंसान सारे काम ना करे, तो हमने सभी को अलग अलग काम दे दिया है। अब इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा की। पर हमें यह तो पता है ना भाई कि लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस चाहिए, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इफ यू वांट टू मेक अ लॉ यू नीड बोथ द हाउसेस, तभी तो लॉ बनेगा भाई। दोनों हाउस पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट को भेजेंगे, वो साइन करेगा, तभी बनता है लॉ। इफ यू नीड बोथ द हाउसेस, लेट्स सपोज देयर इज अ कंडीशन व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन। मान लो एक कंडीशन है कि दोनों हाउसेस सेशन में है ही नहीं है। नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन कि एक सेशन हाउस में नहीं है। मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा है, यहां लोकसभा है और राज्यसभा नहीं है। इन ऑल दीज केसेस यू कैनॉट मेक अ लॉ। इस सिचुएशन में लॉ बन ही नहीं सकता, बिकॉज सर अभी बताया लॉ बनाने के लिए यू नीड बोथ द हाउसेस। लॉ बनाने के लिए यू नीड बोथ द हाउसेस, तो लॉ नहीं बन सकता। तो क्या करें? तो हमने एक प्रोविजन रखा कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में व्हेन यू हैव टू मेक अ लॉ in the interest of a nation, but you can't make a law because of a certain situation, because either both the houses are not in session or one of the houses is not in session, then this power has been given to the president to make a law, and we call it as ordinance making power. Ordinance means a law making power which has been given to the executive. पर ये कब बनानी है? जब ये हाउसेस सेशन में ना हो या एक या दोनों, और ऐसी नेशनल इंटरेस्ट में बनाना हो, तो लॉ मेकिंग पावर है। और ये पावर हमने प्रेसिडेंट को भी दी है आर्टिकल 123 के अंदर, और सेम पावर हैज बीन गिवन टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये पावर प्रेसिडेंट को भी दी है 123 आर्टिकल के अंदर, और हमने ये पावर दी है 213 आर्टिकल के अंदर। किसको? गवर्नर को। दोनों को दी है हमने। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि जब आप लॉ नहीं बना सकते जिसको ये काम दिया गया था, तो हमने किसी और ऑर्गन को दे दिया। भाई किसका वॉयलेशन है? ये सेपरेशन ऑफ पावर का वॉयलेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इस पे चेक भी तो रखेंगे कि ये पावर कहीं मिसयूज ना हो बार बार, क्योंकि अब लॉ कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव। बनाना किसको चाहिए? लेजिस्लेचर को। क्यों बना रहा है? बिकॉज ऐसी सिचुएशन बन गई है कि बनाना जरूरी है, पर वो लेजिस्लेचर बना नहीं पा रहा है। तो क्या ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? टेम्परेरी होगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी। तो अब जब ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दे दी है, तो इसको ऐसे समझें कि ऑर्डिनेंस पावर जो है इट इज द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऑर्डिनेंस पावर इज अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर उसका वायलेशन है ये, इफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसका वायलेशन है ये, फिर क्यों दी है वो आपको पता है। बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। कई बार जरूरत पड़ जाएगी ना लॉ बनाने की, वेट थोड़ा करेंगे पहले पार्लियामेंट आए सेशन में। पर हम ये भी बोलेंगे दिस इज अ टेम्परेरी पावर। दिस इज अ टेम्परेरी पावर। मतलब जो ऑर्डिनेंस बनेगा ये तभी तक फोर्स में रहेगा जब दोनों हाउसेस सेशन में आ जाएंगे। जैसे ही दोनों हाउसेस सेशन में आए, उसके बाद बस 6 ही हफ्ते हैं किसके जीवित रहने के? ऑर्डिनेंस के जीवित रहने के। अगर ये 6 हफ्तों के बीच में पास नहीं किया किसने? इन दोनों हाउसेस ने, तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। मतलब ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी। कितना इसका है ये रहने का, जिंदा रहने की तिथि? इसकी तिथि है
जब दोनों हाउसेस सेशन में आए, मतलब वो कंडीशन जब लॉ बन सकता है उसके 6 हफ्ते बाद। उसके 6 हफ्ते में पास कर दिया तो फिर तो वो लॉ ही बन गया, ऑर्डिनेंस खत्म ही हो गया। एज एन ऑर्डिनेंस ये सिर्फ 6 हफ्ते तक जीवित रहता है। अब ये टेम्परेरी है तो कितना है ये? 6 वीक्स। कब से? व्हेन बोथ द हाउसेस विल कम इन सेशन। व्हेन बोथ द हाउसेस विल कम इन सेशन, यहां लिख देते हैं व्हेन बोथ द हाउसेस will come in session। When both the houses will come in session, उसके 6 हफ्ते। अब ना एक संविधान में बड़ी सही चीज लिखी है। क्या लिखी है? कि जो कोई भी हाउस है इसके बीच में जो गैप है, कोई भी दो मतलब कोई भी जो हाउस है इसके सेशंस होंगे ना, जो हाउस है इसके सेशंस होंगे। लेट्स सपोज देयर इज अ लोकसभा। संविधान में लिखा है किसी भी हाउस, लोकसभा चाहे राज्यसभा, हम एग्जांपल ले रहे हैं लोकसभा की, लोकसभा के जो भी सेशंस होते हैं, सेशंस मींस आपने सुना होगा ना, विंटर सेशन, समर सेशन, मॉनसून सेशन, ये सेशन आपने सुने होंगे। मतलब जब वो हाउस बैठता है डिस्कशन के लिए उसे बोलते हैं सेशन। दो हाउसेस के बीच में जो सेशन, मतलब दो हाउसेस के सेशंस के बीच का टाइम कैन नॉट एक्सीड मोर देन 6 months। मतलब देयर कैन बी अ मैक्सिमम गैप ऑफ 6 months बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ हाउस। यहां तक समझ में आया? मतलब अगर लोकसभा बैठी है आज और वो 10 दिन बाद क्या हो गई है? प्रोरोग हो गई है। अभी समझाने पड़ेंगे वर्ड भी क्या है, तो ये समझो पहले। अगर कोई हाउस है या तो वो एडजर्न होता है या वो प्रोरोग होता है या वो डिसॉल्व होता है। ये जो हाउस है या ये एडजर्न होते हैं या ये प्रोरोग होते हैं या ये डिसॉल्व होते हैं। एडजर्न का मतलब है, लेट्स सपोज लोकसभा में विंटर सेशन चल रहा है, आपने विंटर सेशन चलते चलते बीच में छुट्टी दे दी 2 दिन की, तो हाउस क्या हो गया है? एडजर्न बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन अ पर्टिकुलर सेशन दैट इज कॉल्ड एज एडजर्न, कि हाउस एडजर्न हो गया, ब्रेक आ गई है। जैसे मूवी देखने जाते हैं, जब मूवी चल रही हो तो इंटरवल आता है, दैट इंटरवल इज अ एडजर्नमेंट। अब जब एक मूवी चल रही है फिर चलती है दूसरी मूवी वहीं उस हॉल में, दिस वन मूवी टू सेकंड मूवी, जब एक मूवी से दूसरी मूवी शिफ्ट होगी, एक सेशन से दूसरा सेशन शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोरोग। क्योंकि जब एक मूवी शिफ्ट होगी दूसरी लगेगी तो वो मूवी क्या होगी? प्रोरोग हो गई है। एक होता है जहां वो मूवी चल रही है वो ही वेन्यू ही चेंज हो जाए, मतलब आपका जो सेशन नहीं, आपकी जो लोकसभा है वही खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं डिसॉल्व। तो या तो हाउस एडजर्न होता है या हाउस प्रोरोग होता है या हाउस डिसॉल्व होता है। जब एडजर्न होता है तो सेशन के बीच में ब्रेक आती है, प्रोरोग का मतलब सेशन खत्म हो गया है, नया सेशन आएगा, डिसॉल्व का मतलब हाउस ही खत्म हो गया है। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं जब दो सेशंस होंगे उनके बीच में टाइम कितना होना चाहिए? 6 months का। एक सेशन खत्म हुआ दूसरा आया, गैप कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 months। लेट्स सपोज आपका एक सेशन चल रहा था और वो खत्म हो गया आज, अब 6 महीने बाद नया सेशन बैठना मैंडेटरी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान में लिखा है कि देयर कैन बी अ मैक्सिमम गैप ऑफ 6 months बिटवीन 2 सेशंस। अगर हम ये बोलें तो मतलब किसी भी हाउस के साल में कम से कम 2 सेशंस होने तो लाजमी है, बिकॉज 6 मंथ का मैक्सिमम गैप है। जितना मर्जी कर लो, साल में 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे।
2 सेशंस आर मैंडेटरी टू हैपन। इंडिया में 3 होते हैं, पर 3 का मतलब क्या है? 2 तो होने ही चाहिए कम से कम। 3 कराओ, 5 कराओ, 10 कराओ। कैनॉट बी अ गैप ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। मिनिमम तो 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर आपने साल के स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट किया तो 6 महीने तक जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम यहां खत्म होगा, उसके बाद नया बैठाना पड़ेगा, फिर यहां खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो 2 सेशंस तो बैठे ही बैठे। तो वो कह रहा हूं कि कम से कम साल में 2 सेशंस तो मैंडेटरी है। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर आते हैं इस चीज को लेके। यहां तक समझ में आया कि 2 हाउसेस के सेशन में मैक्सिमम गैप कितना होगा? 2 मंथ्स का होगा। अब यहां आते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कहानी में, इसको देखते हैं। मैंने बोला ऑर्डिनेंस का टर्म होता है 6 मंथ्स व्हेन बोथ द हाउसेस मीट। अब दोनों हाउसेस मिलें, इसमें मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ। हम ये मान लेते हैं कि ऑर्डिनेंस तब बनता है जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते या कोई एक हाउस सेशन में नहीं होता। हम एक्सट्रीम कंडीशन मान लेते हैं कि दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, और वो मान लेते हैं हम आज ही जिस दिन ऑर्डिनेंस इशू किया है तभी सेशंस क्या हुए, खत्म हुए हैं। अब 6 महीने बाद उनको दोनों को बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो 6 महीने और 6 हफ्ते और, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस का टाइम कितना होता है? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ये होता है, इतना मैक्सिमम हो सकता है। और जब दोनों हाउसेस बैठेंगे फिर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ये बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए थे, फिर उसको पास करने की कोशिश की जाती है। अगर ना पास हो तो खत्म हो जाता है, अगर पास हो जाए तो फिर वो लॉ बन जाता है। ये कहानी है कौन सी? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। आई होप यहां तक एग्री करेंगे आप। समझ गया? दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यहां तक क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग कि क्या है इसे समझते हैं। यहां तक समझ में आया क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब आपको यह पता है कि कोई भी बिल लॉ कब बनता है? कोई भी बिल लॉ कब बनता है? कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब दोनों हाउसेस पास कर दें, और कहां जाए वो बिल? प्रेसिडेंट के पास जाए। अब ना संविधान में हमने प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दी है बिल को लेके। वो सिचुएशंस बन जाती हैं तो इसके पास क्या आ जाती हैं? सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाती हैं। मतलब जब प्रेसिडेंट बिल को साइन कर रहा होता है, देन द प्रेसिडेंट हैज सर्टेन पावर्स व्हिच वी कॉल एज डिस्क्रिशनरी पावर्स। क्या होती हैं? जब दोनों हाउस ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट हैज वन ऑप्शन टू साइन द बिल, one option to sign the bill. Second option is to reject the bill. Third option is to send the bill back to the houses. And the fourth is that the president will not say anything on the bill. पॉकेट में डाल के बैठ गया। तो मतलब मैंने क्या बोला कि when both the houses passes the bill, then the bill goes to the president. President has 4 options. First is वो बिल को साइन कर दे, फिर तो काम ही खत्म। दूसरा है कि वो बिल को रिजेक्ट कर दे, बिल ही खत्म। थर्ड, बिल को वापस भेज दे लोकसभा और राज्यसभा के पास रिकंसिडरेशन के लिए। चौथा है बिल पे कुछ ना बोले, बोलते हैं पॉकेट वीटो। रेड, व्हाइट, ब्लू एंड जो हमारा ऑरेंज है। लेट्स सपोज जब उसने बिल को साइन कर दिया फिर तो काम ही खत्म, उसे बोल देते हैं एसेंट टू द बिल। उसने क्या कर दिया? बिल को एसेंट दे दिया। जब उसने मना किया उसे बोलते हैं बिल को रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए वर्ड क्या है? विदहोल्ड द बिल। विदहोल्ड का मतलब ये नहीं है कि डिले कर दिया, विदहोल्ड मतलब खत्म कर दिया, रिजेक्ट द बिल। जब ब्लू वापस भेजा तो सस्पेंड कर दिया, बिल अभी पास नहीं होगा, दोबारा आएगा उसके पास, सस्पेंड कर दिया। और कुछ नहीं बोला मतलब पॉकेट में रख लिया, पॉकेट द बिल। अब इसी के बेसिस पे उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है बिल को रिजेक्ट करना, बिल को पास ना होने देना। जब वो पॉकेट में बिल रख रहा है तो बिल पास नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। जब उसने बिल को वापस भेजा उसने क्या लगा दी? सस्पेंसिव वीटो।
कि उसने बिल को पास होने से रिजेक्ट कर दिया फॉर टाइम बीइंग। विद होल्ड किया तो कौन सी विटो? एब्सोल्यूट विटो, मतलब उसने पूरी विटो लगा दी, बिल ही खत्म कर दिया। अब ये विटोज में से एक विटो है एब्सोल्यूट विटो, जो उसकी डिस्क्रिशन नहीं है। सस्पेंसिव एंड पॉकेट विटो आर द डिस्क्रिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दीज डिस्क्रिशंस आर सिचुएशनल डिस्क्रिशन एंड दीज डिस्क्रिशंस आर सिचुएशनल डिस्क्रिशंस। संविधान में लिखी नहीं है, संविधान में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट को बिल साइन करना है, कब करना है ये नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? वो कभी भी कर सकता है, मतलब बिल को जेब में डाल के बैठ भी सकता है, इसे बोलते हैं पॉकेट विटो। लिखा है नहीं, डिराइव किया है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। संविधान में गिवन नहीं है, संविधान में लिखा नहीं है, उसका यूज प्रेसिडेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशनल वेटो। अब ना जो ब्लू मैंने बनाया कि लेट्स सपोज प्रेसिडेंट बिल वापस भेज दिया, इस असेंबली ने अगर लोकसभा राज्यसभा ने बिल वापस कहां भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, सेम बिल, देन प्रेसिडेंट हैज टू एसेंट द बिल, ही हैज नो अदर ऑप्शन। जब सस्पेंसिव वेटो डिले यूज करता है तो बिल को वापस भेजता है। अगर वो सेम बिल दोबारा लोकसभा और राज्यसभा पास करके किसको भेज दें? प्रेसिडेंट को भेज दें, देन द प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू साइन द बिल। दैट इज कॉल्ड एज the president can only delay the bill by using suspensive veto. But if it is passed again, the same bill by the Lok Sabha and Rajya Sabha, president has no other option but to sign the bill. So these are the veto powers of the president जो आपको याद रखनी है। कौन सी? पॉकेट विटो, सस्पेंसिव विटो एंड एब्सोल्यूट विटो। आई होप यहां तक क्लियर है। तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर्स। हमने पढ़ ली जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स। एक आती है, आपको पहले पढ़ा रखी है हमने, कौन सी? नहीं पढ़ाई है तो पढ़ेंगे, कौन सी? इमरजेंसी पावर्स। संविधान में हमारे, इसको देख लेते हैं क्या है, डिटेल में नहीं पढ़ना है पर पता होना चाहिए। संविधान में हमारे कुछ इमरजेंसीज हैं, जैसे कि एक है नेशनल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। तो एक है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब है, सिंपल है कि जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर देश पे कोई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबिलियन की संकट आए तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सारी पावर्स को एक्वायर कर लेगा। स्टेट की पावर को कम कौन करते हैं? फंडामेंटल राइट्स। यहां कौन कम करते हैं? स्टेट, मतलब सेंटर लेवल पे स्टेट्स की पावर बढ़ जाती है, छोटी स्टेट्स की। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट करने पड़ेंगे और स्टेट्स की पावर कम करनी पड़ेगी। तो जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की पावर कम होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कम हो, सॉरी, जो हम इमरजेंसी लगती हैं तो इमरजेंसी में हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट, बड़ी स्टेट की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इंडियन स्टेट की। उसकी पावर कम कैसे होती है? इनके थ्रू। तो हमें इसकी पावर बढ़ानी है तो हमें क्या खत्म करना पड़ेगा? ये खत्म करना पड़ेगा। तो जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो बस ये समझ लें, इंदिरा गांधी ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, उनकी पावर बढ़ जाती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं बचते, स्टेट्स का वजूद खत्म हो जाता है, स्टेट सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है? इमरजेंसी लगाने की पावर है। पर आपको इतना पता है, ये पावर प्रेसिडेंट खुद नहीं लगाता है, इसका यूज, ये पावर का यूज प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है। किसके कहने पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होती है नेशनल इमरजेंसी। संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 352, उसके अंदर ये कहानी लिखी गई है। कौन सी? इमरजेंसी पावर्स वाली, 352 में। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इमरजेंसी प्रोविजंस इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम पहले इमरजेंसी आज देख लेते हैं, फिर कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं। तो लिखें, पहले हेडिंग बनाएं, नेशनल इमरजेंसी। कि इमरजेंसी 3 टाइप की है संविधान में। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट्स रूल। हमने बस आइडिया दिया आपको क्या होती है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक है प्रेसिडेंट्स रूल, वन थिंग इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, एंड वन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं जो कहां पे दी हैं? संविधान में दी हैं। संविधान में आर्टिकल
352 में क्या लिखी है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या लिखी है? प्रेसिडेंट रूल। और 360 में क्या लिखा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट रूल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी। जो स्टेट पे लगती है, पंजाब स्टेट पे लगी इमरजेंसी, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ये 3 तरह की इमरजेंसी संविधान में गिवन है। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। We will discuss these emergencies in full detail कि क्या क्या ये होती हैं। तो कल के लेक्चर में we will start with the emergency powers। आज ये खत्म नहीं हो पाएंगे, तो we will complete it in one full lecture। कल खत्म हो जाएगा ये emergency powers का टॉपिक। प्रेसिडेंट का काम मतलब यूनियन का काम, तो हमें ये अच्छे से डिस्कस करने हैं। तो we will discuss about the emergency powers in the next class। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन बाकी पावर डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून in the next session।